हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, ए स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो जो आज का अपना जो लेक्चर होने वाला है फिजिक्स के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 20 एमसीक्यूज की पर चर्चा करेंगे। अपनी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पिछले दो लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मतलब जो उल्टा ट्रायंगल का जो चिन्ह है, आप उस पर क्लिक करके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसकी लिंक दी हुई है, आप उससे जाके चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो अपना एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन आता है उनमें पहला क्वेश्चन आता है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, मतलब किस नियम से दिया जाता है। पहला है फैराडे का नियम, दूसरा कूलॉम का नियम, तीसरा लाप्लास का नियम, चौथा है गॉस का नियम। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद में आंसर बताइए मेरे को। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो आंसर होगा उसका होगा बी। तो आपको जो ये टेस्ट है, मतलब एमसीक्यूज में जो लाइव टेस्ट है वो आपको किस प्रकार देना है, वो मैं आपको बता दूं कि जो लाइव टेस्ट है वो मैं अरेंज नहीं करा पाया, लेकिन आप इस जो क्वेश्चन है इनके आंसर किस प्रकार से दोगे आप। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ या फिर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर सोचिएगा और उसके बाद में वीडियो को प्ले करके बताइएगा, मतलब प्ले करके देखिएगा कि कौन सा आंसर आपने किया था और कौन सा सही आंसर है, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा आता है कांच की छड़ है, उसको यदि आप सिल्क से रगड़ोगे तो कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन ए धन एवं ऋण दोनों, इनमें से कौन ही। तो कांच की छड़ को यदि आप सिल्क से यानी रेशम के कपड़े से यदि आप कांच की छड़ को रगड़ोगे तो उसमें सदैव ध्यान रखिएगा धन विद्युत आवेश से उत्पन्न होता है, क्योंकि धन विद्युत आवेश होता है वो ठोस, मतलब जो ज़्यादा ठोस होगा जिसको रगड़ा जाता है उस पर धन विद्युत आवेश हमेशा उत्पन्न होता है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब आता है इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। एफ का होता है न्यूटन, क्यू का होता है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम एक ऑप्शन तो सही है। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो मेरे को ये भी पता है कि V इक्वल टू ई डी आर होता है। V इक्वल टू ई डी आर, या फिर अपन ई आर भी बोल सकते हैं। मैंने नोट्स में बताया था, पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि V इक्वल टू ई आर होता है। तो E इक्वल्स टू वी बटा आर होता है, जहाँ पे वो V होता है वोल्ट यानी विभवांतर। तो वोल्ट बटा जो है इसको R को बोल सकते हैं अपन, सॉरी हाँ। तो इसमें अपने जो पहला ऑप्शन है वो तो इसमें करेक्ट हो गया विद्युत क्षेत्र के मात्रक में। और इसमें जो तीसरे ऑप्शन की अगर अपन चर्चा करें तो तीसरे ऑप्शन में क्या होता है, जो V इक्वल्स टू ई डी आर होता है, तो E इक्वल्स टू वी बटा आर होगा और V होता है वोल्ट बटा R होता है मीटर। तो वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ए करेक्ट है, सी करेक्ट है। डी को देखें अपन, तो डी क्या है, डी होता है, डी में जूल जो होता है कार्य का मात्रक, तो जूल बटा कूलाम इंटू मीटर। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है वो ये दिया हुआ डी का। तो जूल होता है वो कार्य होता है, कार्य को अपन बोलते हैं डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस, एफ इंटू डी एस भी बोल सकते हैं, यानी कार्य होता है जो बल इंटू विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन को अपन बोल सकते हैं, बल का होता है न्यूटन और एस का होता है मीटर। तो मतलब न्यूटन इंटू मीटर बटा कूलाम इंटू मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो न्यूटन बटा कूलाम हो गया। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो आपको इस प्रकार से दिमाग लगा लेना है कि इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये बी ही गलत होगा। और बी भी गलत क्यों होगा इसका भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जूल होता है वो होता है कार्य का मात्रक, और कार्य को अपन बोलते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस। तो एफ होता है न्यूटन इंटू एस होता है मीटर बट्टा कूलाम। तो न्यूटन बटा कूलाम होता है इसका, तो जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका, इसमें मीटर एक्स्ट्रा ही गुणा में आ रहा है। तो क्या होगा, जो बी ऑप्शन है वो गलत होगा इसमें, यानी बी ऑप्शन है वो विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कांच की छड़ को अगर आप सिल्क से रगड़ोगे तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा। तो कांच की छड़ को अगर आप सिल्क से रगड़ोगे, वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। जिस चीज़ को आप रगड़ते हो, मतलब ये कोई चीज़ है, इसको इस चीज़ पे रगड़ा जा रहा है, तो जो रगड़ते हैं, मतलब जो अपन रगड़ते हैं वो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज से होगा। और जिसको रगड़ा जाता है वो तो होगा पॉजिटिव, जिस पे रगड़ा जाता है ये क्या आएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है।
आगे आता है जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो कैसा आवेश उत्पन्न होता है। तो यदि आप आबनूस की छड़ है उसको यदि आप बिल्ली की खाल से रगड़ोगे तो जो छड़ होगा, मतलब जो बिल्ली खाल होगी, उस पर हमेशा ऋणात्मक आवेश आएगा, क्योंकि अपन ने अभी कहा था कि जिसको रगड़ा जाता है, मतलब जिस चीज़ को रगड़ा जाता है वो तो होता पॉजिटिव, और जिस चीज़ पे रगड़ा जाता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, फेराड नहीं है, फेरड है। आगे आप संधारित्र में पढ़ोगे, इसका भी एक दो क्वेश्चन इसमें आ सकता है। फेरड है जिसको संधारित्र की धारिता का ये मात्रक है कूलम्ब जूल। तो आवेश का मात्रक आपको पता है कूलम्ब होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे आता है एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो आप एक बार पॉज करने से पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। इसमें जो पावर है वो 10 की पावर -19, 10 की पावर -18 दी हुई है, और भी कुछ दी हुई है जैसे 10 की पावर -19, 10 की पावर -19। तो इनको आप सबको पॉजिटिव कर लो। 10 की पावर +18 है, 10 की पावर +19 है, 10 की पावर +19, 10 की पावर +19। तो इस प्रकार से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो फुल एक नंबर में होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो अब इसमें क्या है, कूलम्ब आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो आप Q बराबर एन वाला फॉर्मूला लगाना आपको। तो Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम्ब, एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है E की 1.6 × 10⁻⁻19। यदि आप इसमें रखोगे तो एन की वैल्यू होगी 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो वो होगी, अगर यदि 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10 की पावर 18/1.6, सॉरी 10 की पावर 19/1.6, और 1.6 है ये ऊपर जाएगा, मतलब 16, फिर 10 की पावर 20। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो Q बराबर एन ई वाला फॉर्मूला लगाना है। सीधी सी बात आपको ये है, आपको E की वैल्यू रखनी है 1, Q की वैल्यू 1, एन इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। आप ये करोगे तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। सोल्व करके देख लेना, 6.25 × 10⁻, प्लस का 18 आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन को आप एक जगह करोगे तब एक कूलम्ब आवेश आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब जो कुछ आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 आता है वो आगे बढ़कर आ गया, जितना आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव होता है, वो अभी अपने बताया था कि इसका ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत विभव होता है जिसको अपन विभव को V से बोलते हैं अपन, और V को अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। वैसे तो वोल्ट बोलते हैं, लेकिन अभी अपन ने बात की थी V इक्वल्स टू होता है EDR, या फिर अपन बेसिक सी बात बोलते तो ER। ये होता है विद्युत क्षेत्र, R क्या होता है जो दूरी होती है वो। तो ये R का तो हो गया, मैंने मीटर बता दिया। E का क्या होता है, E का न्यूटन इंटू मीटर भी होता है, नहीं न्यूटन बटा कूलम्ब भी होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर बटा कूलम्ब इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया। तो न्यूटन इंटू मीटर को मैं क्या जूल बोल सकता हूँ, जूल बटा कूलम्ब होगा इसका। तो जूल बटा कूलम्ब इसमें दिया हुआ है, जी ऑप्शन ए दिया है, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, W होता है। W बराबर क्या होता है, FS होता है। तो न्यूटन का F और S का हो गया मीटर, तो FS क्या हो गया, W का क्या होता है, जूल, और नीचे कूलम्ब है ही। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। V होता है E इंटू R, E होता है न्यूटन बटा कूलम्ब, R होता है मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, वो होता है जूल, और कूलम्ब ये, तो जूल बटा कूलम्ब होता है। क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, वो होता है बल इंटू विस्थापन, जो अपन बोलते हैं कार्य, वर्क। अब आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको बताऊं तो आपने बताया P = Q × 2A होता है, P = Q × 2A। तो Q होता है कूलम्ब, A होता है मीटर, कूलम्ब इंटू मीटर। ठीक है, तो 10th में क्या जाए, कूलम्ब इंटू मीटर। सी इज करेक्ट आंसर। आ जाता है विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किसके नियम से, कूलम्ब के नियम से। आपने जिस चीज़ के बारे में पढ़ा वही आपको नहीं आएगा तो क्या आएगा, कूलम्ब का नियम आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यदि शीशे की छड़ को वायु संधारिता की दो पट्टियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। शीशे की एक छड़ होगी तो इसमें बढ़ेगी घटेगी स्थिर रहेगी। तो मैं बताऊँ आपको कि अगर यदि ये वायु की मतलब बीच में क्या है, कांच, आप कोई शीशे की छड़ या कांच की छड़ संधारित्र की प्लेटों के बीच में लगा रहे हो तो इसमें बल तो होगा ना, वो तो घटेगा, बल घटेगा, धारिता नहीं, जो विद्युत क्षेत्र है वो भी घटेगा, यानी फोर्स भी घटेगा। इन दोनों के बीच में वो लगाओगे तो फोर्स भी घटेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। लेकिन जो धारिता जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं वो क्या होगी, वो बढ़ेगी।
तो इसमें ऑप्शन ए आएगा 12 में, ऑप्शन ए। जो इसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट अपना कैपेसिटर के बारे में आएगा, गाउस लॉ के बाद में आएगा, उसमें अपन बात करेंगे संधारित्र पे पूरी बात करेंगे अपन कि यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच में अगर अपन वो लगा देंगे जो कि जिसको क्या बोलते हैं, कोई भी माध्यम रख देंगे तो उसमें विधारिता होगी वो बढ़ेगी और विद्युत क्षेत्र होगा वो घटेगा, जिसकी बात अपन कर चुके हैं अभी तक। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल होता है। तो यदि आप दो आवेशों के बीच की दूरी यदि आप दुगनी कर दोगे तो एफ को पता है, एफ का मान होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले ये था। तो यदि आपने इसकी दूरी दुगनी कर दी तो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी, मतलब R को आपने क्या कर दिया, 2R कर दिया। तो बाकी तो सेम रहेगा, आवेश सेम है, बस दूरी को ही तो दुगनी किया है। तो यहाँ पे आप R की जगह 2R कर दोगे तो 2R का स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 4R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पहले वाला फॉर्मूला ये था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1/4 हो गया ना, तो 1/4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/4। ठीक है। धातु का पेराविद्युतांक कितना होता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स नेवी और एनडीए वालों के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अनंत होता है, धातु के लिए जो पेराविद्युतांक होता है वो अनंत होता है। ध्यान रख लीजिए, क्योंकि धातु का अगर आप मतलब धातु बीच में कोई लगा दोगे बीच में और फिर बल ज्ञात करोगे तो बल आएगा नहीं, 0 आएगा, सीधी सी बात ये है यार। विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आपको पता है यार, न्यूटन पर कूलाम है, बाकी तो ये तो है ही नहीं। अज्ञात है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? विद्युत विभव सदिश राशि है, नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत आवेश नहीं है, विद्युत पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई होता है, वही सदिश राशि है। इसमें अपन जो एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं एकदम इजी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो जो इसका जो आंसर आप वो भी जो नेक्स्ट अपने टॉपिक होने वाले उसमें करोगे तो वोल्ट तो नहीं होगा, इसका जो फेरेड होगा, अभी हमने पहले तो फेरेड होगा, इसका मात्रक होता है वो जो विद्युत संधारित्र उसकी धारिता का मात्रक होता है फेरेड। और विद्युत पेरा विद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पेरा विद्युत सामर्थ्य होता है उसका ऐसा ही मात्रक आप याद कर लीजिए, वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर ये होता है विद्युत पेरा विद्युत सामर्थ्य का। आगे क्वेश्चन आता होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षीय होता है, यानी स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षीय, असंरक्षीय, न संरक्षीय, कहीं संरक्षीय तथा कहीं असंरक्षीय और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत जो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है वो हमेशा संरक्षीय होता है, ये भी याद रख लीजिए आप। विद्युत जो क्षेत्र होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है वो हमेशा क्या होता है? संरक्षीय होता है। क्या होता है? संरक्षीय होता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ है कि एक बिंदु है, एक बिंदु आवेश Q को ई परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक कोई बिंदु आवेश Q है उसको ई विद्युत क्षेत्र वाले परिमाण वाले आवेश में रखा गया है, तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा? तो आपको पता है ई बराबर क्या होता है? F/Q होता है। तो F बराबर क्या होगा? QE होगा, जो फॉर्मूला उसी में ये आंसर है, F बराबर QE हो जाएगा। तो 22 में ए आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का होता है, फिर विभव का होता है, वेग का होता है, कोणीय वेग का होता है। तो आप ये दो ऑप्शन तो काट दोगे, आपकी वीएन का तो होता नहीं है, ऊर्जा है, फिर जो विभव का होगा तो विभव का तो वोल्ट होता है, लेकिन ये इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ, तो ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज से आप ध्यान रख लीजिए, 23 में से आएगा, 23 में आंसर आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा चॉइस में, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। जूल में इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। आगे आता है 25 नंबर का क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र में यदि लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसका जो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है वो कोई विद्युत क्षेत्र मान लो ये जा रहा है, इसमें वो इस प्रकार से गमन कर रहा है, तो वो लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो वो यदि निर्गत करेगा इससे तो परवलयाकार पथ होगा उसका। क्या पथ होगा? परवलयाकार। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, डी आएगा इसमें, जो परवलयाकार पथ होगा उसका।
आगे आता है वो आता है एक जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी एक, आप बोल सकते हो उनका एक डेफिनेशन है, फिर उनके गुणधर्मों पर ही आता है। उसमें क्या है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पे काटती हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर है, आपको मैंने उसमें बताया था जो विद्युत क्षेत्र रेखा गुणधर्म, उसमें बताया था कि वो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, काटती नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती नहीं तो कोण का तो मतलब ही क्या है। आगे आता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है विशिष्ट आवेश का आपको सूत्र पता होगा, सूत्र नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। मान लो विशिष्ट आवेश को क्यों अपन विशिष्ट से बोलते हैं, तो क्यों भी बोलते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है जो आवेश होता है वो बट्टा एम उसका द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 बटा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 9 × 10⁻27 ऐसा कुछ होता है। तो वो हो जाएगा, जिसका मात्रक होता है कूलाम पर किलो, कूलाम पर किलो हो गया। तो 1.8 × 10⁻11 कूलाम पर किलो आएगा इसमें, किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए। आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हैं। कूलाम बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कूलाम बल है वो केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी। विद्युत बल का तो आपको पता होगा, लेकिन केंद्रीय बल क्यों है, केंद्रीय बल इसलिए है क्योंकि ये केंद्र के सापेक्ष लगता है। कोई केंद्र है उसके चारों ओर ये मतलब बल इस प्रकार से लगता है, क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र होता है वो एक केंद्र के सापेक्ष चारों दिशाओं में समान होता है, तो इससे केंद्रीय बल है। तो ए और बी दोनों आएगा कि कूलाम बल है वो दोनों है, विद्युत बल भी है और केंद्रीय बल भी है। अब आता है ऋणावेश का प्रभाव होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विभव से स्वतंत्र होता है इनमें से कोई नहीं। तो जो धनावेश होता है मतलब उच्च विभव कहाँ पे होगा, जहाँ पे पॉजिटिव होगा, और निम्न विभव कहाँ पे होगा, जहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तभी तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आपको पता है धारा कहाँ से बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो धारा बहती, एक आपको ये भी पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। तो उच्च विभव में से होता है धनात्मक वाला सिरा, निम्न विभव होता है ऋणात्मक वाला सिरा। यदि यहाँ पे नेगेटिव आवेश है तो ये क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से नेगेटिव है। तो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। नेगेटिव क्या था, निम्न विभव, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऋणावेश का क्या होता है, प्रभाव होता है। स्टूडेंट उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ठीक है। और आपका जो डिस्क्रिप्शन में जो उल्टा ट्रायंगल है उस पर आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे जो बाकी के वीडियो हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड 3 वीडियो की सीरीज़ है, इन तीनों वीडियो को अभी आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। थैंक यू।